ऑपरेटिंग सिस्टम के इस वीडियो सीरीज में अभी तक हमने देखा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, जिसमें हमने देखा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ये सारे टॉपिक हमने देख लिया। आप मेरे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। अभी का जो टॉपिक है वो है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। जो हमने पिछला एल्गोरिदम देखा उसमें क्या था कि हमारा रेडी क्यू होता था। रेडी क्यू में हमारे डिफरेंट टाइप के प्रोसेस होते थे जिसका जिस तरीके से प्रायोरिटी होता था। तो अगर वो प्रिमेटिव हुआ, हायर प्रायोरिटी वाले शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या करता था कि जो भी हमारा रन स्टेट में प्रोसेस रन कर रहा हो उसको वो प्रिम्प्ट कर देता था और वो उसे फिर रेडी क्यू में वेट करना पड़ता था अपने बारी का। तो जो हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है उसे फिर सीपीयू मिल जाता था। लेकिन अभी क्या होगा, जो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता है उसमें जो हमारा रेडी क्यू है वो पार्टीशन डिफरेंट पार्टीशन में डिवाइड होता है। यानी कि जो हमारा रेडी क्यू है वो डिफरेंट क्यू में डिवाइडेड रहता है। ठीक है। तो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या करता है कि पार्टीशन द रेडी क्यू into सेपरेट क्यू। यानी कि मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में जो हमारा रेडी क्यू है वो पार्टीशन हो जाएगा डिफरेंट क्यू में। यानी कि देखो ये हमारा रेडी क्यू है। ओके, तो रेडी क्यू देखो डिफरेंट पार्टीशन में अलग अलग हमारा क्यू में ये डिवाइड हो गया। लेकिन पहले क्या होता था, ये हम प्रीवियस वाले में क्या देखते थे कि यहाँ पर हमारा डिफरेंट प्रोसेस आता था। ठीक है। तो जो भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यहाँ पर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यहाँ पर होता था वो क्या करता था, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम लगाया। तो प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के हिसाब से मान लीजिए P1 का सबसे प्रायोरिटी ज्यादा है तो P1 यहाँ पर आता एग्जीक्यूट करता। लेकिन जस्ट सपोज P4 इन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला प्रोसेस कोई आता, उसी टाइम पे हमारा P1 प्रीम्प्ट हो जाता और ये वापस रेडी क्यू में पहुंच जाता और P4 यहाँ पर एग्जीक्यूट करता है। यानी कि P4 को सीपीयू मिल जाता। लेकिन मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में ऐसा नहीं होता है। इसमें जो हमारा रेडी क्यू है ये डिफरेंट पार्टीशन में मतलब डिवाइडेड होता है। यानी कि इसका डिफरेंट टाइप का पार्टीशन होता है। तो देखो जो हमारा रेडी क्यू है वो हमारा डिफरेंट क्यू में डिवाइडेड है। ठीक है। तो ये सेपरेट क्यू है, ये भी सेपरेट क्यू है, ये भी सेपरेट क्यू है। तो ऐसा हो सकता है कि इसमें हमारा प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इसमें चल रहा हो, इसमें हमारा राउंड रॉबिन चल रहा हो, इसमें हमारा एफसीएफएस चल रहा हो, इसमें हमारा कुछ और एल्गोरिदम चल रहा हो। इस तरीके से जो हमारा डिफरेंट क्यू है वो डिफरेंट एल्गोरिदम को एक साथ में ही एग्जीक्यूट करवा सकता है। जैसे यहाँ पर हमारा कोई भी हमारा रेडी क्यू है, यहाँ पर हमारा डिफरेंट टाइप का हमारा यहाँ पर जो हमारा ये रेडी क्यू है इसमें हमारा डिफरेंट टाइप का क्यू बना हुआ है। तो जो पहला क्यू होगा यानी कि जिसका सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी होगा उसका लेवल सबसे पहला होगा। यानी कि देखो अगर 1 का हाई है ये सारे से, तो जो 1 प्रायोरिटी वाला यानी कि जो जिसका लेवल यानी कि इसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि जिसका भी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगा उसका लेवल 1 होगा, उसके बाद लेवल 2 होगा, देन उसके बाद लेवल 3 होगा। प्रायोरिटी के अनुसार वो अपर से लेकर लोअर तक आएगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए कि देखो यहाँ पर हमारा रेडी क्यू 1 है, जो क्यू उसका सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है तभी तो ये सबसे ऊपर है। ठीक है। देन इसके बाद रेडी क्यू 2 का प्रायोरिटी ज्यादा है, देन आरक्यू 3 का प्रायोरिटी ज्यादा है, देन आरक्यू 4 का प्रायोरिटी ज्यादा है। यानी कि ये हमारा हाई प्रायोरिटी हो गया और ये हमारा सबसे ज्यादा लोवेस्ट प्रायोरिटी हो गया। तो ये हाई से लोअर गया। तो देखो इसमें होता क्या है, ऐसा करने का रीजन क्या है, क्या आपने कभी सोचा? इसमें यह होता है कि जो हमारे रेडी क्यू है ये हाई प्रायोरिटी होने के कारण इसे सीपीयू पहले मिलेगा। तो इसमें हमारा जितना प्रोसेस है जब तक ये एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक दूसरे रेडी क्यू को यानी कि दूसरे क्यू को सीपीयू नहीं मिलेगा। यानी कि आरक्यू 2 को सीपीयू नहीं मिलेगा, आरक्यू 3 को नहीं मिलेगा, आरक्यू 4 को नहीं मिलेगा जब तक हमारा आरक्यू 1 खाली नहीं होता। लेकिन जस्ट सपोज हमारा यहाँ पर आरक्यू 3 को सीपीयू मिला हुआ था। ठीक है। आरक्यू 1 आरक्यू 2 खाली था, लेकिन जस्ट सपोज कोई प्रोसेस आया आरक्यू 1 में, तो हमारा आरक्यू 3 वाला जो प्रोसेस है
वो प्रिंट होकर हमारा RQ1 वाला एग्जीक्यूट होगा। यानी कि जिसका हायर प्रायोरिटी होगा उसको सीपीयू मिलेगा। ये तो हमने पहले भी देखा था कि जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा उससे सीपीयू मिलेगा, भले ही हमारा रन स्टेट में कोई प्रोसेस हो या ना हो। अगर कोई प्रोसेस है तो प्रिंट कर जाएगा और देन हमारा जो हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है उसे हमारा सीपीयू मिल जाएगा। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो इस एग्जाम्पल में क्या है कि डिफरेंट टाइप का हमारा क्यू है। जैसे ये हमारा RQ1 हो गया, ये RQ2 हो गया, RQ3 हो गया, ये हमारा RQ4 हो गया, RQ5 हो गया। तो इसमें क्या है कि देखो जो RQ1 है यानी कि जो सिस्टम प्रोसेस है, इसका प्रायोरिटी ये सारे जो हमारा क्यूज है उनके मुकाबले इसका प्रायोरिटी ज्यादा है। यानी कि जिस इसमें अगर ज्यादा प्रोसेस है यानी कि P1 P2 P4 यानी जितने भी प्रोसेस है ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होंगे इनके मुकाबले। ठीक है, तो RQ1 का ज्यादा प्रायोरिटी हुआ, देन RQ2 का प्रायोरिटी है, देन हमारा RQ3 का प्रायोरिटी है, देन हमारा RQ4 का, देन हमारा RQ5 का प्रायोरिटी है। ठीक है, तो पहले भी बताया मैंने कि अगर देखो जैसे हमारा बैच प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा हो, ठीक है, एग्जीक्यूट हो रहा है, इसे सीपीयू मिला हुआ है, लेकिन जस्ट सपोज हमारा कोई इंटरेक्टिव प्रोसेस आता है तो क्या होगा कि जो हमारा बैच प्रोसेस है जिसे सीपीयू मिला हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा और उससे फिर हमारा सीपीयू मिलेगा इंटरेक्टिव प्रोसेस को। यानी कि फिर हमारा इंटरेक्टिव प्रोसेस को सीपीयू मिल जाएगा, वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, वो एम्प्टी हो जाएगा, देन हमारे बैच प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? लेकिन इसमें एक समस्या है, पता है क्या होता है कि जैसे हमारा जो हायर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस है वो आता गया, तो वो उसको सीपीयू हमेशा मिलते जाएगा। लेकिन देखो कब तक मिलेगा? फिर तो जो हमारा लोअर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है उसे तो सीपीयू मिलेगा ही नहीं। तो इस केस को हम बोलते हैं स्टारवेशन यानी कि देखो हिंदी में क्या होता है, इसका मतलब भूख, यानी कि भूखा। तो स्टारवेशन का मतलब होता है कि जैसे प्रोसेस को सीपीयू मिल रहा है हायर प्रायोरिटी वाले को, लेकिन लोअर प्रायोरिटी वाले को तो सीपीयू मिल ही नहीं रहा है और उसको बहुत टाइम तक सीपीयू नहीं मिलता रहेगा, तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टारवेशन। तो इस केस को डील कैसे करेंगे? तो स्टारवेशन को बीट करने के लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो है एजिंग। तो एजिंग के थ्रू क्या होता है कि जैसे जो भी हमारा लोअर प्रायोरिटी है और एक बहुत टाइम तक उसे सीपीयू नहीं मिला, तो जो उसका प्रायोरिटी है उसको हम इंक्रीज कर देते हैं। मेनली क्या करना है कि जो लोअर प्रायोरिटी बहुत टाइम तक लोअर थे, स्टारवेशन का शिकार हो गया था, उसका जो प्रायोरिटी है उसको हम हाई कर देंगे एक टाइम के बाद, ताकि उसे भी सीपीयू मिले और वो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो। ओके, तो ये था हमारा मल्टी लेवल शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, जिसमें हमने देखा मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है। ठीक है, इसमें हमने डिफरेंट टाइप के रेडी क्यू को भी देखा और साथ में हमने देखा कि स्टारवेशन क्या होता है और एजिंग क्या होता है। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो पर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई रिक्वेस्ट करना हो तो कमेंट कीजिए, आपको क्वेश्चन चाहिए फिर भी कमेंट कीजिए। ओके, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।